नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी है चंदन और उसके परिवार की। चंदन जिस परिवार का बेटा था उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होने वाली थी। उसके परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा था। वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था जिसको उसके माता पिता ने काफ़ी मन्नतों के बाद पाया था। बचपन में उसकी वैल्यू घर में इतनी ज़्यादा थी कि चंदन अगर कभी भी किसी भी चीज़ की मांग करता तो वो मांग हमेशा तुरंत पूरी कर दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चंदन बड़ा होने लगा उसके परिवार में उसकी वो जगह खराब होने लगी, बिगड़ने लगी और वो जगह ना रही जो कि बचपन में थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या रीज़न था जिससे कि बचपन में जिस लड़के को इतना ज़्यादा प्यार मिला करता था अचानक उसका वो प्यार, वो जगह उससे छीन लिया गया। ये कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबको कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि आप सब इन बातों को सिर्फ सुने नहीं, समझे भी और इन बातों पर अमल करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोसाइटी में 3 तरह के लोग होते हैं, मर्द, औरत और उनके अलावा एक और प्रजाति होती है, किन्नर। सबकी अपनी अपनी जगह होती है और हर कोई सम्मान का हकदार होता है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्नरों को एक बहुत ही अजीब सी नज़रों से देखते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप या हम, औरत हैं या मर्द, ये हमारे हाथों की चीज़ नहीं है। वैसे ही सेम किन्नरों के साथ भी होता है। तो अगर आप और हम अपने लिए एक रिस्पेक्ट चाहते हैं तो उनके लिए क्यों नहीं, उनके साथ अलग और अनोखा व्यवहार क्यों, गलत व्यवहार क्यों, ये नहीं होना चाहिए। और आज की ये कहानी इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है। चंदन जो कि अपने परिवार का लाडला दुलारा और प्यारा बेटा था, उसकी ज़िंदगी में तब तक सब कुछ बहुत अच्छा चला जब तक कि वो 8 साल का नहीं हुआ। लेकिन 8 साल के बाद उसके घर में धीरे धीरे उसकी जगह बदलती गई। उसके माता पिता का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। ये चीज़ें समझने के लिए उस वक्त चंदन काफ़ी छोटा था, लेकिन उसे बस ये चीज़ें बुरी लगती थीं। अजीब बदला बदला सा सब महसूस होता था। लेकिन उस छोटे बच्चे को ये समझ बिल्कुल नहीं थी कि ये बदलाव आखिर उसके माता पिता में ऐसे अचानक क्यों आ रहा है, क्या हो गया है। लेकिन ये बातें धीरे धीरे चंदन को समझ में आने लगी, क्योंकि चंदन बिना किसी गलती के बार बार डांट खाता, अपने माता पिता से हर बात पर बुरा भला सुनता। कुछ समय तक तो उसे इन बातों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। लेकिन जब वो स्कूल में था उस वक्त उसकी एक दोस्त बनी, जो दोस्त उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और उसकी बेंचमेट भी थी। उस दोस्त के वजह से इस तकलीफ़ से गुज़रने की हिम्मत मिलती थी उस छोटे बच्चे को। उसे अपनी ज़िंदगी में एक सहारा सा महसूस होने लगा। लेकिन अचानक उसके पिता के एक फैसले ने उसकी ज़िंदगी से ये सहारा भी छीन लिया, दूर कर दिया उसे। उसके पिता ने बिना किसी को कुछ बताए अचानक एक फ़ैसला अपने घर में आकर सुना दिया कि वो अब इस शहर में नहीं रहने वाले, वो दूसरे शहर जा रहे हैं। चंदन इस बात से काफ़ी दुखी हुआ, रोया भी। 2 दिन तक उसने खाना भी नहीं खाया। लेकिन अब वो दिन चंदन की ज़िंदगी से जा चुके थे जब उसके माता पिता को उसकी इन बातों से फ़र्क पड़ता था। उनका तो व्यवहार उस वक्त ऐसा था जैसे कि शायद
अगर चंदन को कुछ हो जाए या अगर वो मर भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? चंदन ये बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। वो चाहता था वो एक बार जाए, अपनी दोस्त को ये सारी बातें बताए, लेकिन अब वो अपने शहर से काफ़ी दूर आ चुका था। उसका एडमिशन नए स्कूल में करवा दिया गया था। चंदन अपने परिवार वालों के अपने साथ हुए ऐसे व्यवहार के वजह से काफ़ी डरा सा, सहमा सा रहने वाला बच्चा बन चुका था, जिसके की दोस्त भी ना के बराबर ही थे। उसके हाव भाव भी बाकी के लड़कों से काफ़ी अलग थे, काफ़ी काफ़ी अलग, जो कि सारे बच्चे देखकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक तो चंदन अपनी दोस्त को खो चुका था, दूसरा अपने शहर को खो चुका था, तीसरा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका था, और तो और जो उसकी पूरी दुनिया हिम्मत होने चाहिए थे, उन माता पिता का साथ भी साथ में होते हुए भी नहीं था। चंदन बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, लेकिन जैसे तैसे उसकी जिंदगी आगे बढ़ती जा रही थी और समय भी बीतता जा रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे चंदन की समझ बढ़ने लगी, चंदन को भी खुद के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी महसूस होती जो कि उसे ऐसा पता था कि लड़कों में नहीं होती थी। ये बातें चंदन किसी से बता नहीं सकता था, लेकिन आज जब चंदन लगभग 21 साल का हो चुका था, उसके माता पिता ना तो उसे देखना चाहते थे और ना ही उससे बात तक करना चाहते थे। लेकिन आज चंदन इतना बड़ा और समझदार तो हो चुका था कि अब उसे सारी बातों की समझ थी, सही गलत की समझ थी, और शायद उसे अब इस बात का भी पता था कि उसके साथ उसके परिवार में ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। कुछ ही दिन और उसके शांति से बीते होंगे। मुश्किल से अब उसकी उम्र 22 साल की होगी और अचानक उसके आस पड़ोस में लोगों में कुछ बातें होने लगी और सब लोग उसे एक अजीब सी नज़र से देखने लगे। इस अजीब सी नज़र से देखे जाने का एहसास तो उसे बचपन से ही था, क्योंकि ऐसे तिरस्कार का सामना वो बेचारा बच्चा बचपन से ही करता आ रहा था। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अचानक एक दिन उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला गया तो सामने किन्नरों की एक टोली खड़ी थी और उस टोली के जो सरदार देखने से जान पड़ रही थी, उन्होंने चंदन की माँ से अकेले में कुछ बातें की और चंदन की माँ ने उनका जवाब जो भी था हाँ में दिया। ये सारी बातें चंदन ऊपर से खड़ा होकर देख रहा था। चंदन को उनके आपस की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन सारी बातें समझ में आ रही थी। और उनके जाने के बाद चंदन के माता पिता ने आज अचानक चंदन के साथ थोड़ा अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो काफ़ी प्यार से अपने बेटे से पेश आ रहे थे, जो कि चंदन के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। चंदन ने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इन चीज़ों पर ध्यान दिया कि थोड़ा ही सही, झूठा ही सही या दिखावा ही सही, उसे इतने सालों बाद उसके अपने माँ बाप का इतना सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। वो काफ़ी खुश था। आज उसकी माँ ने उसके पसंद का सारा खाना बनाया था। चंदन को वो सारा खाना खिलाया गया और चंदन अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब चंदन की आँख खुली तो उसकी जिंदगी की ये सबसे बुरी सुबह थी। वैसे भी चंदन ने अपनी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ें झेली थी, उसके लिए तो शायद ही कोई गुड मॉर्निंग होती हो, लेकिन आज की सुबह सबसे ज़्यादा डरावनी
भयानक और उसकी जिंदगी का एक ऐसा सच सामने लेकर आई थी जिसको कि वो आज तक जानने के बाद भी अपनाना नहीं चाहता था। उसने जब अपनी आंखें खोली तो वो किन्नरों की टोली के बीच में लेटा हुआ था। वहां पर सब लोग उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। जब वो उठकर बैठा तो जिस मुखिया को उसने अपने घर पर देखा था, आज वो मुखिया उसके सामने उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने चंदन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटी, तू आज से हमारी टोली में शामिल हो चुकी है, तो आज हम तेरी इस टोली में शामिल होने की खुशी में कुछ रस्में करेंगे और फिर खुशियां मनाएंगे। चंदन आज तक अपने जिंदगी के इसी सच से अनजान होने की कोशिश कर रहा था। चंदन के माता पिता को ये बात बचपन में ही समझ में आ गई थी कि चंदन कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चंदन काफ़ी मन्नतों के बाद उनके गोद में आया हुआ एक प्यारा सा बच्चा था, जिसको उन्होंने एक ऐसी चीज़ के लिए प्यार और अपनेपन से मोहताज कर दिया जिसके ऊपर उस बेचारे बच्चे का ना तो कोई जोर था और ना ही वो कुछ कर सकता था। अब चंदन को ये बात भी समझ में आ गई कि ये किन्नरों की टोली उसके घर पर क्यों आई थी। लोग अब मोहल्ले में उसे अजीब सी नज़रों से क्यों देखा करते थे, पता नहीं कैसे, लेकिन पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि चंदन लड़का नहीं है। लेकिन चंदन को शायद पूरी जिंदगी जिस अपनेपन और प्यार से वो तरसता रहा, अब वो प्यार और अपनापन शायद मिलने का समय आ चुका था, क्योंकि यहाँ जो मुखिया थी वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी, मासूम, बहुत अच्छे प्यारे दिल वाली, बहुत 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 अच्छी इंसान थी। और उन्होंने सच में चंदन से बहुत ज़्यादा प्यार किया, लगाव हो गया उनका, इतना ज़्यादा जितना कि शायद अभी तक की उनकी टोली में उन्होंने किसी के साथ नहीं किया होगा। उनका तो व्यवहार ही ऐसा था, लेकिन वो चंदन की मासूमियत और उसकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ों से वाकिफ़ होने के बाद चंदन से खुद को दूर नहीं रख पाई। वो चंदन से वहाँ उस पूरे टोली में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और उन्होंने सारी रस्में काफ़ी धूमधाम से की थी। धीरे धीरे चंदन को भी उन लोगों के बीच अपनापन महसूस होने लगा। शुरू में उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन चंदन की ज़िंदगी में मुश्किलें कब नहीं थीं, यही सोचकर उसने धीरे धीरे अपने आप को इस माहौल में ढालना शुरू कर दिया। अब चंदन का नाम चंदन नहीं था, उसका नाम चांदनी था और चांदनी उन सब में सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा अच्छी डांस करने वाली थी, इसलिए उसकी उस टोली में एक अलग ही जगह बन चुकी थी। ऊपर से मुखिया का इतना प्यार, धीरे धीरे बाकी के कुछ किन्नर उससे जलने लगे और शायद चंदन की ज़िंदगी की तकलीफ़ ख़त्म नहीं होने वाली थी, इसलिए ऐसा हुआ। चंदन अब जब भी उनकी टोली कहीं किसी के घर किसी को आशीर्वाद देने के लिए जाया करती थी, तो चंदन वहाँ डांस करने वालों में सबसे आगे हुआ करती थी। लेकिन ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जगह उनकी थी और चंदन ने इतनी जल्दी ऐसा क्या जादू कर दिया था मुखिया के ऊपर कि वो जगह उससे छीन कर चंदन को दे दी गई। ये बात वो लोग ना तो समझने के लिए तैयार थे और ना ही मानने के लिए कि किसी ने भी चंदन को किसी की जगह छीन कर नहीं दी थी। चंदन ने खुद अपने मेहनत, अपने व्यवहार से वो जगह हासिल की थी।
चंदन एक्चुअली उस जगह को डिजर्व करती थी, इसलिए वो आज उस जगह पर थी। लेकिन जलन, ईर्ष्या, इन चीज़ों का इंसान कभी कुछ ना कर पाया है और ना कभी कुछ कर पाएगा। यही चीज़ चंदन के साथ भी हो रही थी। उसे इस टोली में आए हुए मुश्किल से 1 साल ही गुजरा होगा और अचानक एक दिन चंदन कहीं गायब हो गया। किसी को भी नहीं पता था कि चंदन कहाँ गई और उसकी खोज खबर मुखिया ने लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं भी किसी को कुछ भी पता नहीं चला। कई दिनों तक, एक्चुअली कई महीनों तक कोशिशें करने के बाद भी उनके हाथ में निराशा ही आई और अब लोग धीरे धीरे उसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे थे। उसी शहर के दूसरी तरफ एक परिवार ऐसा था जिसमें कि एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था सपना, और वो अपने माता पिता के लिए उनके पूरे जिंदगी का एक प्यारा सपना ही थी। माता पिता ने उसे बहुत लाड और प्यार से पालकर बड़ा किया था। सपना इतनी खूबसूरत और सर्वगुण संपन्न लड़की थी कि सपना के लिए उन्हें रिश्ता ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रिश्ता खुद ब खुद सपना की खूबसूरती और उसके गुणों के बारे में सुनकर उनके दरवाजे तक चलकर आ गया। एक दिन एक बहुत बड़े परिवार से सपना के लिए रिश्ता आया और उन्होंने सपना का हाथ मांगा। और तो और परिवार गरीब था, लेकिन अपनी बेटी की शादी अच्छे से तो करवा ही सकता था। लेकिन सपना के लिए जो रिश्ता आया, शायद ये उसकी किस्मत ही थी कि उस परिवार ने सपना के परिवार वालों से सिर्फ यही कहा, आप अपनी बेटी एक जोड़े में विदा कर दीजिए, हमें इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए। पूरे परिवार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। वैसे भी सपना उनकी आंखों का टुकड़ा थी, जिसको कि वो हमेशा से किसी अच्छे भले घर में ही भेजने का सपना देखते थे, और आज ये सपना खुद उनका पूरा हो रहा था। इस वजह से माता पिता ने बिना कुछ पता किए, बिना कुछ जाने लड़के और उसके परिवार को परखे हुए रिश्ते के लिए हाँ कर दी और सपना की शादी धूमधाम से करवा दी गई। सपना अपने ससुराल में पहुंच चुकी थी। वहां पर पहुंचने के बाद मुश्किल से 1 महीना ही निकला होगा कि सपना की जेठानी ने उसके साथ अजीब तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे सपना घर की बहुरानी नहीं, नौकरानी हो। इस पर ना तो उसकी सास कुछ बोलती थी, ना ससुर, ना पति, किसी ने भी सपना का साथ नहीं दिया। कुछ ही दिनों में सपना के कदम उस परिवार के लिए इतने ज़्यादा शुभ साबित हुए कि उनका बिजनेस में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, जिसके वजह से उन्होंने अपना ये घर छोड़ दिया और दूसरी जगह पर जमीन लेकर घर बनाया। उस घर के गृह प्रवेश की पूजा थी। गृह प्रवेश के पूजा के दिन ही सपना घर पर पहले साफ सफाई करने के लिए आई थी। सपना उस वक्त उस पूरे बड़े से कोठी में अकेली थी। सपना साफ सफाई कर रही थी और उसके साथ साथ रो रही थी। इसलिए नहीं कि उसे इतनी बड़ी कोठी की सफाई अकेली करनी पड़ रही थी, इसलिए कि वो अपने माता पिता को अपने तकलीफ़ के बारे में चाह कर भी बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी अब उसके माता पिता को उसके बारे में पता चले, वो दुखी हो जाएं और उनके सारे उम्मीदों पर पानी फिर जाए। सपना पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी, टूट चुकी थी, लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसे ये उम्मीद थी आज नहीं तो कल वो सबका दिल जीत लेगी, सब उससे कभी ना कभी तो प्यार करेंगे और उसकी कद्र करेंगे। लेकिन शायद होने वाला कुछ और था।
सपना ने पूरे कोठी की साफ सफाई खत्म कर दी थी। काफी रात होने के वजह से सपना ने घर जाना सही नहीं समझा। वैसे भी सपना कहाँ है कहाँ नहीं है इससे किसी को कोई मतलब नहीं था, इसलिए कोई सपना को लेने के लिए आया भी नहीं। सपना वहीं कोठी में ही आज अकेली सो रही थी। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके आसपास कोई है। सपना जब रो रही थी तब उसे ऐसा एहसास हुआ कोई उसके आंसू पोंछ रहा है। ऐसा कौन आ गया जो सपना के आंसू पोंछ रहा है? ये बात सपना के लिए काफ़ी अजीब थी, क्योंकि सपना को ये बात अच्छे से पता थी। उसके तकलीफ में उसको रोता हुआ देखकर यहाँ तो कोई उसे देखता भी नहीं, तो आंसू पोंछने वाला कौन आ गया? सपना ने आंखें खोलकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी कोई भी नहीं था। लेकिन सपना को ये बात अच्छे से पता थी कि वो सपना की गलतफहमी नहीं थी। उसने सच में किसी को महसूस किया था। कोई तो था वहाँ जो उसे छू रहा था, उसे शांत कर रहा था। सपना को ये बात तो समझ में आ गई थी कि कोई था, और वो जो भी था सपना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इस वजह से सपना को डर नहीं लग रहा था और सपना ने फिर आवाज देना शुरू किया। उस बड़ी खाली कोठी में सपना की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे मानो कोई किसी को दिल से बहुत ज्यादा पुकार रहा हो। अचानक सपना के सामने कोई आकर खड़ा हुआ, जिसे सपना देखकर कुछ देर के लिए तो डर गई, लेकिन उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे ये वो चीज़ नहीं है जिसे उससे डरना चाहिए। और अब अगले दिन पूरा परिवार कोठी में सारे सामान के साथ पहुंच चुका था और पूजा शुरू होने वाली थी। सपना पूजा शुरू होने से पहले ही कोठी से बाहर तेज तेज कदमों के साथ निकलकर चली गई और सपना बाहर गार्डन में झूले पर बैठकर बहुत आराम से झूला झूलते हुए किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी, ऐसे जैसे कि कोई उसके साथ उसकी बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही पुरानी सहेली हो। और ये चीज़ भाभी ने देख ली, क्योंकि उन्हें अंदर कुछ काम याद आ गया था, जिसके वजह से वो घर की बहुरानी कम नौकरानी को ढूंढ रही थी। जब उन्हें पूरे घर में वो नहीं मिली, तब वो थक हार कर बाहर बागीचे में उसे ढूंढने के लिए आई और उसे उस तरीके से आराम से झूले पर झूलता देखकर उनका पारा चढ़ चुका था। वो काफ़ी गुस्से में आ गई थी। उन्होंने चिल्लाते हुए सपना को आवाज़ दी और कहा, महारानी, झूलना हो गया हो तो चले, अंदर काफ़ी काम पड़ा हुआ है। यहाँ तो ऐसे आराम से झूला झूल रही हैं जैसे पता नहीं इनके बाप ने आकर लगवाया है यहाँ पर। और भी कई सारी अच्छी अच्छी बातें जो पूरा परिवार मिलकर हमेशा सपना को सुनाया करता था, वैसी ही बातें वो दूर खड़ी होकर सपना को चिल्ला चिल्ला कर बोले जा रही थी। और वहीं से वो चाह रही थी कि सपना उठे और आ जाए, लेकिन अचानक भाभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनको बहुत जोर से धक्का दिया हो, जिससे कि वो गार्डन के घास से गिरकर वहाँ से जो रास्ता था जो कि सीमेंटेड था, उस पर आकर बहुत जोर से गिरी। उन्हें काफ़ी सारी चोटें भी आ गईं, लेकिन सपना ने अभी भी उनके तरफ एक बार भी मुड़कर देखा ही नहीं। जैसे कि सपना को ना तो उनकी बातें सुनाई दे रही हों, ना तो उनकी गालियाँ, और ना ही उनके गिरने की और गिरकर चीखने की आवाज़ सुनाई दी हो। लेकिन ये आवाज़ घर में सारे लोगों को सुनाई दी और
सारे लोग भागकर उस बड़ी बहू को उठाने के लिए बाहर आ गए। जब वो बाहर आए तो सबने देखा सपना अभी भी झूले पर बैठकर वैसे ही झूल रही है और यहाँ बड़ी बहू गिरी पड़ी है। उसको उठाकर सबने उसकी चोट को देखा और उससे पूछना शुरू किया, तुम यहाँ गिरी कैसी? तुम्हें चोट कैसे लग गई है? और वो कुछ ना बताकर बार बार सपना की तरफ हाथ दिखा रही थी। उसका बताना ये था कि मैं सपना के वजह से गिरी। इस पर तुरंत एक झटके से उसका पति उठा और उठकर अपनी पत्नी को ठीक वैसे ही जाकर बालों से घसीट कर लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सपना के बालों को हाथ लगाया, उसे एक झटका सा लगा, जैसे किसी नंगे बिजली के तार को उसने हाथ लगा दिया हो। वो झटका इतना तेज था कि वहाँ से वो भी सीधा गिरकर उसी फर्श पर आकर गिरा और उसे भी काफ़ी सारी चोटें आईं। ये देखकर अब सास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो तुरंत तेज तेज कदमों से अपनी बहू के पास जाने लगी, लेकिन सास तो बहू तक पहुंच भी नहीं पाई थी और वो भी वैसे ही लगा जैसे किसी ने हवा में उसे उछालकर दूर बहुत दूर फेंक दिया हो। और उसे भी वैसे ही बाकी सबसे भी ज़्यादा चोटें आईं। अब तीनों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि बड़े भाई की हिम्मत नहीं थी कि वो सपना तक जाने की गलती करे। इसलिए वो दूर से ही सपना को उंगली दिखाकर बुरी बुरी बातें बोलने लगा। बस उसके शायद कुछ बोलने की ही देर थी और अचानक से वो भी लगा जैसे किसी ने उसके टांगों को खींचकर उसे घसीटना शुरू कर दिया है। किसी ने पूरे फर्श पर उसे इतना तेज तेज घसीटा कि उसकी पूरी पीठ, पैर, सब कुछ बुरी तरह से छिलकर लहूलुहान हो चुका था। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद पूरा परिवार सपना से डरने लगा, लेकिन ये लोग इतनी आसानी से मानने वाले लोगों में से नहीं थे। बड़ी बहू ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। उसने कहा, ये कोई जादू टोना टोटका कर रही है हम सबके ऊपर, तो इसका उपाय हम ही करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं एक बाबा को जानती हूँ, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ, वो इसे ठीक करेंगे। ये बात सुनकर तुरंत सास ने भी हामी भर दी और कहा, सबक तो इसे सिखाना ही पड़ेगा, तो तुम जिसे भी जानती हो उन्हें भी यहाँ पर लेकर आ जाओ। बहू वैसी ही हालत में जैसे तैसे बाबा के पास पहुंची, बाबा को लेकर आई। बाबा ने तुरंत जैसे ही सपना को देखा, उन्हें एहसास हो चुका था कि सपना के साथ कोई अलग शक्ति तो है और बाबा ने अपनी क्रिया विधि शुरू की। लेकिन बाबा भी शायद उस आत्मा को काबू करने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि उनके बहुत देर के कोशिशों के बाद कुछ भी नहीं हो पा रहा था और सपना तेज तेज हंस रही थी, बार बार एक ही बात बोल रही थी कि ये मेरी सहेली है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसे नहीं छोड़कर जाऊंगी, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और ये बातें सुनकर सबको समझ में आ चुका था कि सपना कोई टोना टोटका नहीं कर रही थी, उसके साथ कोई आत्मा थी। लेकिन कौन थी ये आत्मा, कहाँ से आई ये आत्मा, और वो सपना से ऐसे जुड़कर उसे अपनी सहेली क्यों बता रही थी। अब बाबा ने अपनी क्रिया विधि जारी रखते हुए पूजा पाठ करना शुरू किया। काफ़ी देर की कोशिशों के बाद वो आत्मा अब सामने आकर बैठ चुकी थी। वो आत्मा कोई और नहीं, वो चांदनी ही थी। और चांदनी सपना की सारी मुसीबतों,
और उसकी तकलीफ़ों को देखकर उसके साथ उसका एक गम का रिश्ता शायद जुड़ गया था, क्योंकि चांदनी ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में गम और तकलीफ़ों के अलावा और कुछ नहीं देखा था। और अब सपना को ऐसी तकलीफ़ में देखकर चांदनी खुद को शायद रोक नहीं पाई उसकी मदद करने से। कहीं ना कहीं ये बात सही भी थी, लेकिन आत्माओं को कभी भी इंसानों से जुड़ने नहीं दिया जाता, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ है। इसलिए बाबा ने भी यही बात चांदनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन चांदनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब चांदनी सपना के शरीर से अलग तो हो चुकी थी, लेकिन सपना दूर बैठकर उसको देखकर रो रही थी, क्योंकि शायद उसके सपना से जुड़ने के वजह से सपना को भी उसकी सारी तकलीफ़ों का एहसास रात भर में ही हो चुका था। और सपना ये बात अच्छे से जानती थी कि चांदनी की ज़िंदगी भी काफ़ी मुश्किल थी और अब उसकी मौत भी। बाबा ने कई कोशिशें की, तब जाकर चांदनी ने सारी बातें बताना शुरू की। चांदनी ने कहा कि वो यहाँ से चाह कर भी नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी अंतिम क्रिया विधि नहीं हुई है। उसको उसके पूरे परिवार ने अपनाने से मना कर दिया। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। और तब चांदनी ने उसकी ज़िंदगी में घट रही बाकी की मुसीबतें, जो अब तक किसी को नहीं पता थी, वो बाबा को बताना शुरू की। चांदनी ने बताया कि जब वो वहाँ उस टोली में शामिल हुई थी, तब उस टोली में उसकी जगह सबसे आगे होने की वजह से जो किन्नर के मुखियाओं में उनके बाद के पद वाली किन्नर थी, वो उनसे इतना ज़्यादा जलने लगी थी कि उस वजह से उन्होंने 3 से 4 बार चांदनी को मारने की पहले भी कोशिश की। लेकिन आखिरकार जब वो अपनी सारी कोशिशों में विफल रहीं, तब उन्होंने इसे देखकर 2 गुंडे बुलाए और उनकी मदद से चांदनी को रात में ही मारकर इसी ज़मीन पर गाड़ दिया था जहाँ की ये घर बना था, मतलब सपना के परिवार की हवेली। और इस जगह पर ही चांदनी की आत्मा सालों से बंधी हुई थी। लेकिन सपना को इतनी तकलीफ में देखकर पता नहीं कैसे चांदनी की आत्मा मुक्त हो गई, शायद उसकी मदद करने के लिए। ये सारी चीज़ें देखकर अब कहीं ना कहीं पूरे परिवार वालों को भी शायद अपनी गलती का एहसास हुआ, या फिर डर के वजह से उन्होंने सुधरने का फैसला किया। उन सब ने मिलकर चांदनी से वादा किया कि वो आज के बाद सपना को कभी कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, लेकिन तुम तुम्हारी मुक्ति का रास्ता बताओ। फिर चांदनी ने बताया कि यहाँ इसी जगह के ठीक नीचे उसकी बॉडी को दफनाया गया था, जहाँ आज भी उसका कंकाल पड़ा हुआ है। और इस कंकाल को जब वो निकाल कर सही क्रियाविधि के साथ उसका अंतिम संस्कार करेंगे, तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और पूरे परिवार ने तब यही करने का फैसला किया। सपना ने भी अपनी सहेली, अपने दुख की साथी को जाने के लिए कहा। वो मान चुकी थी। पूरे परिवार ने मिलकर उस जगह की खुदाई करवाई और सच में वहाँ उन्हें चांदनी का कंकाल मिला, जिसकी क्रियाविधि उन्होंने सही तरीके से की, क्योंकि उसके परिवार ने तब भी उसका अंतिम संस्कार तक करने से मना कर दिया। लेकिन सपना ने ये कहा कि वो अपनी बहन के लिए जो भी करना है वो करेगी, और उसके बाद शायद चांदनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन आज भी सपना को तकलीफ देने की हिम्मत
किसी की नहीं होती, क्योंकि सपना को तो ये एहसास नहीं होता, लेकिन उसके पूरे घर वालों का मानना आज भी यही है कि चांदनी आज भी यहीं कहीं सपना के आसपास ही है। तो अगर हम उसको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो शायद पहले से ज़्यादा बुरा हो सकता है उनके साथ। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे सारे दोस्तों के लिए एक सबसे ख़ास बात, मैं बहुत जल्दी आप सबसे ढेर सारी बातें करने के लिए लाइव आने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं जिस दिन लाइव आऊँ उस दिन मुझे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ बात करने का मौका मिले। तो प्लीज़ आप सब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस लाइव कॉल को ज्वाइन करके मुझे अपना सपोर्ट और फीडबैक ऐसे ही दीजिएगा जैसे कि आज तक देते आए हैं। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।